ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने एंटायर सारे स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ लिया एंड हार्मोन रेगुलेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, और लास्ट क्लास को हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा था आपने ये पढ़ा था, इसको ये याद आ दो। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यस स्पर्म का डायग्राम पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था क्या, हार्मोन रेगुलेशन के बारे में। चलो, स्पर्म के डायग्राम के अंदर हमने टोटल 4 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन सा हो जाएगा? हेड वाला पार्ट होगा, नेक वाला पार्ट जो सबसे छोटा होगा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा? मिडल पीस, एंड लास्ट में होगा छोटा सा क्या, एंड पीस, जिसके ऊपर सिर्फ एक्सोनिमा प्रेजेंट होगा, जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। और जो हेड वाला पार्ट था उसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक हमने पढ़ा था एक्रोसोम और एक पढ़ा था न्यूक्लियस। एंड एक्रोसोम कहाँ से मॉडिफाइड होता है? लाइसोसोम से। और लाइसोसोम कहाँ से मॉडिफाइड होगा? गोल्गी बॉडी से। तो अल्टीमेटली एक्रोसोम कहाँ से फॉर्म होता है? गोल्गी बॉडी से। ठीक है, और एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पे? फर्टिलाइजेशन के अंदर, जो है ना एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और एक्रोसोम के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कलेक्टिवली नोन एज स्पर्म लाइसिन। ठीक है, फिर जो हेड वाले पार्ट के अंदर सेकंड स्ट्रक्चर क्या था? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा वो हाईली क्या होगा? कंडेंस्ड होगा। तो वहां पे हाईली कंडेंस्ड किसकी हेल्प से होगा? प्रोटामीन्स की हेल्प से। फिर हमने नेक वाला पार्ट पढ़ा था। तो नेक के अंदर एक होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होगा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या था? फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट या फिर एग सेल। ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनिमा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि एक्सोनिमा बेसिकली कहां से फॉर्म होता है? डिस्टल सेंट्रियोल से, जिसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट क्या था? 9+2 अरेंजमेंट होगा। या फिर आपने देखा था कि जो इसमें टेल वाला जो पार्ट है ना, जो मिडल पीस वाला जो पार्ट था, तो मिडल पीस जो होगा उसके सेंटर में होगा एक्सोनिमा। ठीक है, एंड प्लस इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे 25 से लेकर 30 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बस ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। एंड फिर हमने पढ़ा था हार्मोन रेगुलेशन। तो उसमें आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH। यस, एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। अब आप लोग सोचोगे कि मैम टेस्टिस जो होता है वो तो छोटे बच्चे में भी होता है और टेस्टिस जो होगा वो एडल्ट में भी होता है, बट नाउ एडल्ट के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन क्यों होता है? ड्यू टू द GnRH। GnRH जो होता है वो बचपन के अंदर फॉर्म नहीं होता है। तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज आएगी तो एकदम से सर्ज आएगा या फिर पीक आएगा किसका? GnRH। एग्जैक्टली ये जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी एज को, जो है ना रिप्रोडक्टिव एज में ट्रांसमिशन के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप अगर ब्लड अगर सैंपल निकालोगे और एक छोटे बच्चे का और एक एडल्ट का, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा? GnRH का एक बहुत बिग डिफरेंस मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ही वो एडल्ट फेज के अंदर एंटर होगा तो उसके अंदर GnRH का पीक एकदम से शार्प होगा। ठीक है, पीक अचीव करेगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो रिलीज करेगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक रिलीज करेगा ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH किसको स्टिमुलेट करेगा? सर्टोली सेल्स को। फिर सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट करेगी किसको? स्पर्मियोजेनेसिस को, जो स्पर्मेटिड को स्पर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। और दूसरी तरफ वो रिलीज करेगा इनिबिन हार्मोन, जो एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होगा फर्दर फीडबैक इनिबिशन के लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको फीमेल में हम लोग बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बताऊंगी क्यों। ठीक है, जो एक्चुअली क्या करेगा? लीडिंग सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, एंड उसके स्टिमुलेशन से रिलीज होगा एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ, यहां लिखते हैं, तो ये बना होता है किसका? कंसिस्ट ऑफ पहली चीज ऑब्वियसली 1 पेयर ऑफ ओवरी, सेकंड इसके अंदर होगा ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। एंड थर्ड होगा इसके अंदर यूटेरस, एंड यूटेरस को हम लोग और बोलते हैं वोम। ठीक है, और फिर उसके बाद में फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या? वजाइना।
अब आप तो बोलोगे कि मैडम सर्विक्स क्यों नहीं लिखा? नहीं, सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का ही पार्ट होता है, जिसको मैं आगे जाके बोलूंगी नेक ऑफ यूट्रस कौन होता है? सर्विक्स। एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं वल्वा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट इसके अंदर आ जाएगा मेमरी ग्लैंड। देखिए मेमरी ग्लैंड का डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, पर बेबी के डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलने वाली हूँ यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड बोलने वाली हूँ। एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक पॉइंट और आ जाएगा आपका, जैसे मैं इसको 7 बना देती हूँ तो 6 पॉइंट इसके अंदर एक आ जाएगा आपका सेक्सुअल एक्सेसरी ग्लैंड। तो जैसे आपने सेमिनिफेरस वेसिकल पढ़ा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो यहाँ पे भी इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं 2 ग्लैंड पढ़ाऊंगी, बार्थोलिन ग्लैंड और पैरायूरिथ्रल ग्लैंड पढ़ाऊंगी मैं आपको ना। चलिए, तो ये तो हो जाएगी इसकी एक्सेसरी ग्लैंड, और ये भी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे अदर एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से बना होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो एक बार इसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, एंड लेट्स सी डायग्राम कितना अच्छा बन रहा है, ठीक है। पहले ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में बनाया भी होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना है, बस इसको थोड़ा छोटा बना देना। ये बहुत ज्यादा बड़ा बन गया यूट्रस, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ना देखो इधर, ये हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे क्या, कीटो वाला पार्ट हो जाएगा इसके अंदर क्या, ओवरी वाला पार्ट। तो ओवरी मैंने कितनी बनाई यहाँ पे? 2। अब तुम ऐसे तो सोचोगे ना कि ओवरी कभी हवा में तो रहेगी नहीं, सो बेसिकली ओवरी को हमें क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो ओवरी जो होगा यहाँ पे, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यूट्रस दिख रहा है ना, इस यूट्रस की वॉल के साथ में यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है लिगामेंट। तो ये लिगामेंट जो होता है ये क्या करेगा, ओवरी को अटैच करेगा किसके साथ, यूट्रस की वॉल के साथ। तो इसको बोला जाएगा यूटेराइन लिगामेंट, ठीक है। तो यूटेराइन लिगामेंट का फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे यूटेराइन लिगामेंट। तो यूटेराइन लिगामेंट का फंक्शन होगा यहाँ पे क्या, ओवरी को यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच करना। फिर उसके बाद एक लिगामेंट आपको और यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला पार्ट जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, हाँ। तो ये ब्लू कलर का जो पार्ट है ये भी क्या होता है, लिगामेंट होता है ना। और ये लिगामेंट क्या करेगा, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्रस, इन सबको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और ये आपको काफी बड़ा लिगामेंट दिखाई दे रहा है ना, सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉड, क्योंकि है भी ब्रॉड ना, सो दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रॉड लिगामेंट हो गया, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ओवरी का मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। तो ओवरी का फंक्शन बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ओवरी के फंक्शंस हो जाएंगे यहाँ पे, पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन करना,
ठीक है। और दूसरा इसका काम होता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग जानते ही हो, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, और यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, एक हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन और एक हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, नाउ अब इसके देखो नेक्स्ट, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, ओविडक्ट। ठीक है, एंड ओविडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, और ओविडक्ट को हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे बोला जाएगा फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब के आपको मैं 3 पार्ट दिखाई दे रही है, कौन कौन से मैम, एक वाला पार्ट ये वाला है, दूसरा वाला पार्ट ये होगा, एंड थर्ड वाला पार्ट ये होगा। ठीक है, जो मैं थोड़ा सा एक बार और अच्छे से बनाती हूँ उसको। ठीक है, तो देखो वापस बोल रही हूँ मैं, एक वाला ये पार्ट हो गया, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड वाला पार्ट ये हो जाएगा। देखो ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाएगा इनफंडिबुलम। ये सबसे आगे वाला जो पार्ट है, जहां पे आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, हाँ, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, इनफंडिबुलम। तो मैं यहां पे नाम लिख देती हूँ इसका, फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम, फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। ठीक है, और इस इनफंडिबुलम के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फिंगर लाइक इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है। ये क्या दिखाई देगा, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग, फिंगर लाइक फोल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। और ये जो फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है इनको बोला जाएगा फिम्ब्री, इनको बोला जाएगा यहाँ पे फिम्ब्री। ठीक है, अब इन फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है, देखो ये जो ओवरी है ना, ये क्या रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा। तो एग रिलीज होने के बाद एग कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, तो इस एग को यहाँ से कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, फिम्ब्री। सो बेसिकली ये तो आपको 2D में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली 3D में ऐसा होता है। ये आपको ओवरी दिखाई देती है और इसके एग्जैक्टली ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनफंडिबुलम। सो ये आपको एक फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट। और इसके आगे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर फिम्ब्री, जो बेसिकली क्या करता है, ओवरी जब ओव्यूलेशन करेगा, एग जब रिलीज करेगा, तो इस एग को क्या करेगा, ये इस तरह से कलेक्ट करने का काम करेगा। तो एग कहाँ पे आ गया, एग आ गया कहाँ पे, इनफंडिबुलम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एग होगा इनफंडिबुलम से आगे ट्रांसफर होगा कहाँ पे, ये आपको ओविडक्ट के बीच वाला पार्ट आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फूला हुआ पार्ट मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज एम्पुला, ये क्या हो जाएगा, एम्पुला, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। एंड यू नो हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैक्सिमम जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इस एम्पुला के अंदर मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होते हैं। और ये काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में होता है। बट इसमें भी सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जो इसका बीच वाला स्वॉलन पार्ट होता है एम्पुला के अंदर। एंड ये जो थर्ड वाला पार्ट होगा, दिस इज इस्थेमस। एंड इस्थेमस क्या है, यहाँ पे नैरो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना। एंड ये इस्थेमस क्या है, ओविडक्ट का पार्ट जो यूटेराइन वॉल, यूटेराइन के साथ में या यूट्रस के साथ में क्या है, मर्ज है, इसकी वॉल के साथ में अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस्थेमस। इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये दिखाई दे रहा है यूट्रस, जो मैंने गलती से काफी बड़ा बना दिया है, तो रहने देते हैं चलो। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको छोटा कर देना। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है फाइनली यहाँ पे यूट्रस, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, यूट्रस। तो इस यूट्रस के देखो 3 पार्ट है, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, सेकंड ये वाला पार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज थर्ड पार्ट। तो यूट्रस के भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा इसको बोला जाएगा फंडस। क्या बोलेंगे, फंडस। और हम लोग बोलेंगे कि एम्ब्रियो का जो मैक्सिमम इम्प्लांटेशन होता है, जनरली जो एम्ब्रियो अटैच होता है वो कहाँ पे होता है, हमेशा फंडस वाले पार्ट में। बट यहाँ पे भी अटैच हो सकता है ना, मतलब इस सेकंड वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे बॉडी या फिर बोलेंगे कॉर्पस। क्या बोलेंगे, बॉडी या फिर इसको बोलेंगे कॉर्पस। ठीक है, एंड ये जो
थर्ड वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलेंगे क्या, सर्विक्स। एंड बेसिकली सर्विक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेक ऑफ यूट्रस। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सर्विक्स को अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि ये यूट्रस का ही पार्ट होता है। तो चलिए इसको लिख देते हैं नेक ऑफ यूटरस। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सर्विक्स। अब आपको सर्विक्स के अंदर ये कैनाल दिखाई दे रही है, ये वाली कैनाल, इसको बोला जाएगा सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स कैनाल है ना, तो ये सर्विक्स कैनाल क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आपको देखो यहाँ पे ये जो सर्विक्स है एक तरफ तो कहाँ पे ओपन हो रहा है, यूट्रस में ओपन हो रहा है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, वेजाइना। तो एक तरफ हम लोग बोलेंगे कि ये जो सर्विक्स है एक तरफ तो ओपन हो रहा है यूट्रस के साथ, और दूसरी तरफ ये ओपन हो रहा है वेजाइना के पास, है ना। एंड इन दोनों ही ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है स्पिंक्टर। एंड स्पिंक्टर जिनको नहीं पता है, स्पिंक्टर क्या होता है, सर्कुलर मसल्स। तो लाइक इस तरह की जो सर्कुलर मसल्स होती है ना, इनको बोला जाता है स्पिंक्टर। तो अगर मान लीजिए स्पिंक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये तो रास्ता क्लोज हो जाएगा, और जब ये स्पिंक्टर ओपन होगा तो ये रास्ता ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जिनको नहीं पता है कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पिंक्टर इज इक्वल टू सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो एक इंस्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक इंस्पिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे। तो इसको बोला जाएगा इंटरनल ऑस। क्या बोला जाएगा इसको, इंटरनल ऑस। और ये वाला जो इंस्पिंक्टर होगा इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल ऑस। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि यहाँ पे जो सर्विक्स होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ओस, ये ओपन होगा यूट्रस के अंदर, और ये जो सर्विक्स होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओस इट्स ओपन इनटू वेजाइना। इतना क्लियर हो गया। एंड हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंस्पेक्टर होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि देखो यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी होल्ड होता है 9 मंथ के लिए, एंड बेबी का जो वेट होता है वो काफी हाई होता है ना। तो उस कंडीशन में ये इंस्पिंक्टर 9 महीने तक क्लोज रहते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बेबी जो होता है बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो पार्चुरेशन जब होता है ना, मतलब डिलीवरी जब होती है, तो उस टाइम क्या होता है, ये इंस्पिंक्टर ओपन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये स्पिंक्टर हमारी बॉडी की क्या हो गई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। अच्छा, इसी से मुझे एक चीज और याद आया कि जब भी किसी पर्सन की जब डेथ हो जाती है ना, तो डेथ के बाद में उसका यूरिन और स्टूल निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका स्टूल भी निकल जाता है और यूरिन भी निकल जाता है। क्यों? देखिए, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है जो ओपन होता है यूरिथ्रा में ना, तो वहां पे भी एक प्रेजेंट होता है इंस्पिंक्टर। ठीक है, और ऐसा ही इंस्पिंक्टर प्रेजेंट होता है एनस में भी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये इंस्पिंक्टर जब हम लोग बचपन में होते हैं, मतलब जब तक 4-5 साल के होते हैं ना, तब तक ये इंस्पिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई बचपन के अंदर तो हम लोग ना तो यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं ना स्टूल कंट्रोल कर सकते हैं, बट लर्निंग फेज के साथ में इनके ऊपर कंट्रोल हमारा आ जाता है। ठीक है, बट अभी मैंने क्या बोला कि ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो तब तक ना तो स्टूल बाहर आएगा ना क्या होगा, यूरिन बाहर आएगा। पर एक बार जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ, तो डेथ होने के साथ मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स। एंड जैसे ही मसल्स रिलैक्स होगी तो यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन बाहर आ जाएगा और स्टूल और रेक्टम में से क्या होगा, स्टूल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक पर्सन की डेथ होने के साथ ये जो इंस्पिंक्टर होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, और इनके रिलैक्स होने की वजह से यूरिन और स्टूल बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी होते हैं वो इंस्पिंक्टर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के आते हैं। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना क्या होता है, जस्ट रिसीवर होता है ना, एक प्लेस है जहाँ पे क्या किया जाएगा, स्पर्म को लोड किया जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को मैं एक बार वापस आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, कैसे, चलो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ओवरी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा रही हूं मैं, सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्या, ओवरी। और ध्यान रखना, ओवरी इसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, क्योंकि डायरेक्टली गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास पढ़ाया था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गई, एपिडिडामिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया,
और इसके अलावा सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? ये सारी डक्ट्स जो होती है वो कंट्रोल होती है थ्रू टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना है, इन सबका रेगुलेशन कौन करता है? इन सबका रेगुलेशन करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, ओवरी। तो ओवरी आपको कैसे दिखाई देगा? ये एक आलमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? एक आलमंड लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है नियर किडनी, प्रेजेंट नियर किडनी, तो ये किडनी के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ओवरी होती है उसका फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ओवरी का हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सपोज कीजिए ओवरी है ना, तो इसको आप ऐसे तो नहीं काटोगे ना, कैसे काटोगे? ऐसे। तो जब आप ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लोगे तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था? दिस इज लिगामेंट, और इस लिगामेंट के थ्रू ये हमारी बॉडी वॉल के साथ में अटैच करता है। वॉल समझते हो ना, बॉडी वॉल, और इस लिगामेंट को बोला जाएगा मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, और इसका फंक्शन क्या होता है? अटैच विद ओवरी वॉल, बॉडी वॉल, अटैच विद बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के साथ में अटैच करने का काम इसका होता है। और इन दो के अलावा, मतलब इस लिगामेंट के अलावा, मैंने आपको एक यूटेराइन लिगामेंट भी पढ़ाया है और एक ब्रॉड लिगामेंट भी पढ़ाया है। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 3 लिगामेंट पढ़ाए। ठीक है, बट इसको हम लोग बोलेंगे मीजोवेरियम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें ओवरी को अगर मैं हाइपोथेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो इसमें मिड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मिड वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे मेड्यूला, एंड बाहर वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे कौन? स्ट्रोमा। मिड वाला पार्ट मेड्यूला एंड बाहर वाला पार्ट हो जाएगा स्ट्रोमा। एक्चुअली जो मिड वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, और प्रेजेंट होगा इसके अंदर इलास्टिक फाइबर भी इसमें प्रेजेंट होंगी, प्लस इसमें प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होगा, और क्या लिख सकते हैं, नर्व भी प्रेजेंट होगी। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ओवरी के अंदर जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है वो कुछ भी फॉर्म नहीं करता है। हाँ, गैमेट्स के फॉर्मेशन के अंदर ओवरी का मेडुला वाला पार्ट कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन किसका है? स्ट्रोमा का। तो अगर आप लोग स्ट्रोमा को ध्यान से देखोगे तो देखो स्ट्रोमा के अंदर मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फॉलिकल्स। देखो ये फॉलिकल्स बिल्कुल छोटी है, फिर ये फॉलिकल बड़ी हो गई, ये फॉलिकल और बड़ी हो गई, और ये फॉलिकल क्या हो गई? मैच्योर हो गई। और मैच्योर फॉलिकल को बोला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, बिकॉज इसको डिस्कवर किया था किसने? ग्राफियन साइंटिस्ट ने। अभी इनके बारे में हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगर सपोज करो यहाँ से हो जाता है ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन से क्या होगा? यहाँ से एग बाहर निकल जाएगा, एंड जो बाकी बचा हुआ जो सेल होगा उसको बोला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा? वापस रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। बस सुन लो, अभी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ओवरी के स्ट्रोमा के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? फॉलिकल्स की डेवलपिंग डिफरेंट फेजेस मिलेगी, ठीक है। ये सारी स्टेजेस एक साथ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। पहले ये बनेगा, उसके बाद ये स्टेज आएगी, उसके बाद ये स्टेज आएगी, उसके बाद ये होगी। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जो उसके बाद में ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा और बाकी बचा हुआ जो डेब्रीज होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर। छोड़ दो, अभी कुछ नहीं सुनना है, हम पढ़ेंगे वापस से ना। तो अभी सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखना। तो ये मैंने एग का यहाँ पे ओवरी का डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ओवरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्या? यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए कि ओवरी है और इस ओवरी ने क्या रिलीज किया? एग रिलीज किया, जिसका कलेक्ट करने का काम किसका होगा? इनफंडिबुलम, जो फंडल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है,
इनफंडिबुलम इसको कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। एक बार सोचो कि एग जो है वो यहाँ पे आ गया एम्पुला के, और मान लो कि यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन, तो ये बन गया जाइगोट। अब एक बार जाइगोट बनने के बाद ये जो एग होगा ये यूट्रस तक जाएगा कैसे, सोचो। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सीलिया। आप एक काम करना, गूगल करना इसमें सीलियरी मूवमेंट इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये जो सीलिया होते हैं सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये सारे एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो एग को या फिर जाइगोट को पुश करेंगे किस तरफ, धक्का देंगे किस तरफ, यूट्रस की तरफ। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इसकी अगर हम लोग एनाटॉमी देखें तो इसके अंदर सेल कौन सी होती है, कॉल्यूमनर सेल्स होती है, सिंपल कॉल्यूमनर सेल्स। कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और प्लस इसके अंदर हम बोलेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब होगा वो कैसा होगा, सीलिएटेड होगा, यहां प्रेजेंट होंगे इसके अंदर सीलिया। एंड इसके साथ ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर होते हैं पेरालस्टेटिक मोमेंट। अभी पेरालस्टेटिक मोमेंट सुना है आप लोगों ने, नहीं। देखो जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद खाना कहाँ पे चला गया, ईसोफेगस में चला गया, फिर उसके बाद में स्टमक में चला गया, फिर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम में। तो कौन है जो हमारी फूड को आगे से आगे धक्का दे रहा है, हाँ। तो आप लोग देखोगे कि जैसे एक पाइप होता है ना, और सपोज करो कि ये एक पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन के अंदर एक कोई बॉल फंस जाती है, और इस बॉल को अगर हमें बाहर निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से दबाते हैं तो बॉल यहाँ पे आ जाती है, फिर बॉल को यहाँ मतलब पाइप को यहाँ से दबाएंगे तो बॉल इधर आ जाएगी, फिर इसको यहाँ से दबाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, इस बॉल को हम लोग आगे की तरफ पुश किए जाते हैं। सो बेसिकली ये जो लोकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, हाँ, ये जो लोकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनको बोला जाएगा पेरालस्टेटिक मोमेंट। और ये सेम टू सेम आपको मिलेंगे फैलोपियन ट्यूब में भी। तो हम लोग बोलेंगे कि अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे होता है कौन, यहाँ पे होगा सीलियरी मोमेंट एंड पेरालस्टेटिक मोमेंट, जो पुश करेगी किसको, एग को या फिर जाइगोट को टुवर्ड द यूटेरस। ओनली सीलियरी मोमेंट हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होगा सीलिएटेड कॉल्यूमनर, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। और ये सेम टू सेम आपको मिलेगा कहां पे, यूटेरस में भी, ये एग्जैक्टली सेम बना देगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके बीच बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या सिक्रेट किया जाएगा, म्यूकस भी सिक्रेट किया जाएगा, जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। चलो, तो ये कहानी फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख दूं कि फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगा, एक मस्क्यूलर सीलिएटेड ट्यूब हो गया, मस्क्यूलर सीलिएटेड ट्यूब हो गया। और इसके अंदर कौन से मूवमेंट होंगे, सीलियरी एंड पेरालस्टेटिक। पेरालस्टेसिस मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट, पुश एग, और अगर फर्टिलाइज्ड हो सकता है तो जाइगोट बन जाएगा टुवर्ड यूट्रस, ठीक है। तो इसमें सीलियरी मोमेंट और पेरालस्टेटिक मोमेंट जो होते हैं वो दोनों हेल्प करेंगे। तो लोकल कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया जाता है, उनको बोला जाता है पेरालस्टेटिक मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब फैलोपियन ट्यूब के हमने कितने पार्ट पढ़े थे, 3 पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के सबसे 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, इनफंडिबुलम, पहला हो जाएगा पार्ट कौन सा, इनफंडिबुलम, ठीक है। अच्छा, इनफंडिबुलम क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो ये मैं सारा रब कर देती हूँ अभी ना।
पूरा हटा दिया मैंने। ये तो बहुत ज्यादा काला काला हो गया रोड। ये इंक खराब है। ये तो इंक बहुत ज्यादा खराब है। चलो ठीक है, कोई नहीं। नाउ देखो पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की सबसे पहले हमने पार्ट पढ़ा था, कौन सा? फर्स्ट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको एक फनल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसका मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होता है जनरली। डायग्राम तो आपने देख ही लिया होगा। हम इसका फ्रंट व्यू बनाने वाले हैं, ऐसा जैसे ऐसे होता है ना, हम लोग फैलोपियन इसको इनफंडिबुलम को ऐसे देखने वाले हैं। तो अगर इसको इस तरह से नोटिस करोगे तो ये आपको डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे क्या छोटा सा पोर होता है और इस पोर को बोला जाएगा ऑस्टियम। याद है ऑस्टियम नाम पढ़ा था आपने? ऑस्टिया, ऑस्टियम, ऑस्कुलम, पोरीफेरा के अंदर, जिसका नाम ही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पोर्स, ठीक है। और इस ऑस्टियम के अराउंड यहां पे आपको मिलेंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फिम्ब्री। इतना क्लियर हो गया। फिर सेकंड पार्ट हमने इसमें पढ़ा था एम्पुला, ठीक है। और ये एम्पुला क्या होता है? इसका स्वॉलन पार्ट होता है, ये तो खैर पता ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका स्वॉलन पार्ट। नाउ हम बोलेंगे कि सबसे मैक्सिमम जो फर्टिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो क्या है? दिस एम्पुला, ठीक है। और इसके बाद में थर्ड वाला जो पार्ट होगा, दिस इज इस्थेमस। एंड इस्थेमस फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है जो यूटेराइन वॉल के अंदर होता है। मतलब जहां पे फैलोपियन ट्यूब अटैच होगी ना यूट्रस की वॉल के अंदर, तो ये वाला पार्ट कहां पे होगा? इन यूट्रस वॉल, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे, बिल्कुल नैरो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ वन सा। इसके बाद इसमें पढ़ा जाएगा आपका पहला यूट्रस ओवरी हो गया, दूसरा ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। थर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस को हम लोग और क्या बोलते हैं? वोम। और ये तो सबको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यूटेरस के मैंने क्या बोला था? 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से? तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट ऑफ है ना, डोम लाइक, ठीक है, डोम लाइक ऊपर की तरफ हमने पढ़ा था फंडस। और हमने बोला था कि मैक्सिमम जो इम्प्लांटेशन होते हैं वो कहां पे होते हैं? फंडस के अंदर होते हैं। बट ध्यान रखना वो साइड में बॉडी में भी हो सकता है। दूसरा वाला पार्ट क्या था? बॉडी, या फिर हम लोगों ने उसको बोला था कॉर्पस। याद है कॉर्पस हमने टर्म और कहां पे यूज किया था? एपिडर्मिस के अंदर। कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा। एंड कॉर्डा ओपन होगा वास डिफरेंस के साथ। कॉर्डा का मतलब ही होता है क्या? पूंछ या टेल, ठीक है, जैसे कॉर्डेट, लाइक वैसे ना। हाँ, एंड थर्ड वाला पार्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या? सर्विक्स के बारे में, ठीक है। और सर्विक्स के अंदर जो कैनाल होगी उसको क्या बोला जाएगा? सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स में जो कैनाल होगा उसको बोला जाएगा क्या? सर्विक्स कैनाल। और फिर हमने बोला था कि इसके पास प्रेजेंट होते हैं स्पिंटर। तो एक तो होता है इंटरनल, जो यूट्रस के साथ ओपन होता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्स जो ओपन होगा। खैर तो आप लिख लोगे ना कि ये ओपन होता है कहां पे? यूट्रस के साथ। और एक होता है इसके अंदर एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कहां पे ओपन होगा? एक्सटर्नल ओपन होगा कहां पे? वेजाइना के साथ, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट
स्पिंक्टर हो जाएंगे। और स्पिंक्टर क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स, ठीक है। और यूट्रस की वॉल के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब की तरह ये सेम डायग्राम हमको यहाँ पे भी बनाना है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? सिंपल कॉल्यूमनर एंड प्लस कैसा होगा? सीलिएटेड होगा। और यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करेगा? म्यूकस सिक्रेट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सिक्रेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यूट्रस के वॉल के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रफ डायग्राम इधर और बना देती हूँ वापस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये है यूट्रस, ये इंक तो सच में बहुत खराब है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे यूट्रस के अंदर मैंने टोटल 3 लाइनिंग बनाई है। एक जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी कुछ, ये वाली ना। देखो, ये सबसे बाहर वाली जो लाइनिंग होती है, दिस इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो एक्चुअली होती क्या है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम समझते हो कभी? कोई भी जो ऑर्गन होता है ना, इंटरनल ऑर्गन, वो हमेशा एक लेयर से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। तो जो पेरिटोनियम होता है, यूट्रस उससे भी कवर्ड होता है। तो इसी पेरिटोनियम को हम लोग यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं? पेरिटोनियम को हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं क्या? पेरीमेट्रियम। और उसके बाद ये जो सेकंड लेयर आपको जो सबसे थिक दिखाई दे रहा है, जहां पे ये मैं डॉट 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 बना रही हूँ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि ये वाली जो सेकंड लेयर है वो सबसे थिकेस्ट लेयर बना रहे हैं। और ये थिकेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे होती है मसल्स। कौन सी? स्मूथ मसल्स। क्योंकि यूट्रस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मसल्स कौन सी होगी? स्मूथ मसल्स होगी। और यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोला जाएगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट होता है थिक स्मूथ मसल्स का लेयर है। ये थिक लेयर होगा एंड इसमें प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड ये मसल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स की कैटेगरी है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोला है मैंने, ये मसल्स भी काफी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसको बेबी को 9th मंथ तक क्या करके रखना है? होल्ड करके रखना है। सो दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होगी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो थर्ड लेयर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाला जो लेयर है, दिस इज एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम मैंने जनरली कैसा बनाया? ऐसा देखो, ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, इसका डायामीटर या इसका जो थिकनेस होता है, वो थिकनेस कभी फिक्स नहीं होता है। ऐसा क्यों मैम? कि देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस कंडीशन में ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये टूट के निकल जाती है बाहर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एंडोमेट्रियम का थिकनेस मिलेगा 6 to 7 mm का, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है। बट क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है ना, एंड ओव्यूलेशन के टाइम ये आपको सबसे थिकेस्ट मिलेगी। मतलब ये रेडी है किसके लिए? एम्ब्रियो के अटैचमेंट के लिए, जायगोट के अटैचमेंट के लिए रेडी है। तो उस टाइम इसका थिकनेस होता है 12 to 14 mm, ठीक है। और ये समझ आया कौन? तो मतलब ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम टूट जाएगी, फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। एंड डेवलप होने के साथ इसका थिकनेस बढ़ेगा, तो ये थिकनेस मैक्सिमम हो गया। और फिर उसके बाद में वापस क्या होना शुरू हो जाएगी? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये तो बॉडी से फ्लश आउट कर दी जाएगी। तो उस टाइम एंडोमेट्रियम आपको सबसे थिनेस्ट मिलेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि एंडोमेट्रियम जो होती है कंप्लीट मंथ के अंदर, इसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? साइक्लिक चेंजेस मिलेंगे। और इनके अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब एंडोमेट्रियम टूटेगा, ठीक है, जब शेड ऑफ होगा, तो उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी ब्रेक होगी, तो उसके साथ साथ क्या होगा? ब्लड लीकेज भी होगा। एंड ऑब्वियसली जो ब्लड लीकेज होगा उसके साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्पस होता है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का।
तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इसमें एंडोमेट्रियम जो होता है वो पीरियोडिकली भी चेंजेस मिलेंगे, प्लस ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी काफी होती है, एंड प्लस इसमें म्यूकस ग्लैंड भी होती है। ठीक है, चलो तो इसको लिख देते हैं। तो ये होता है हाईली वैस्कुलराइज्ड, ठीक है, एंड ये होता है ग्रैंड्यूलर भी। तो इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, एंड ये होगा यहाँ पे ग्रैंड्यूलर भी। एंड इसके अंदर आपको मिलेंगे पीरियोडिक चेंजेस मिलेंगे इसके थिकनेस के अंदर। ठीक है, जो हम आप जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल जब पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरीके से चेंजेस होते हैं। और प्लस एंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन चाहिए होता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम के साथ बाइंड हो तो उसके साथ प्रेजेंट होते हैं प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने कंप्लीट किया है क्या, ओनली यूट्रस वाला पार्ट। अब इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी सर्विक्स वाला पार्ट और एक में पढ़ाऊंगी आपको वजाइना वाला पार्ट। ठीक है, चलो लेट्स सी। एक तो बहुत ज्यादा खराब है, पूरा बोर्ड काला काला हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सर्विक्स के बारे में। तो सर्विक्स को हमने क्या बोला था, नेक ऑफ यूट्रस। ठीक है, और इसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं सर्विक्स को आपको अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ, सर्विक्स में और ध्यान रखना म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सर्विक्स को हम हटा देते हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, नेक ऑफ यूट्रस। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका फोर्थ वेजाइना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ सीमन। ठीक है, अब वेजाइना के वॉल के बारे में बात करेंगे तो इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो टिश्यू होती है, तो अगर एनाटॉमी पे जाओगे तो ये आपको टिश्यू मिलेगा। क्या बोला था क्लास 11th में इसको, स्क्वेमस टिश्यू, जो फ्लैट सेल्स होती है ना, क्या बोला जाएगा इसको, स्क्वेमस। पर जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कितनी लेयर बनाई है इसकी स्क्वेमस की। मैडम लेयर तो आपने बहुत सारी बना दी, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे stratified squamous epithelium, squamous epithelium। ये सेम एपिथेलियम आपको मिलेगा आपके स्किन के अंदर, यहाँ पे भी सेम एपिथेलियम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे मैंने बाहर केराटिन नहीं बनाया है, जबकि हमारे यहाँ पे स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसमें सबसे बाहर केराटिन होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, और उसके बाद वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं होती है, म्यूकस ग्लैंड भी नहीं होती है। ठीक है, तो नो ग्लैंड प्रेजेंट इन वेजाइना। ठीक है, और उसके बाद जो वेजाइना होता है उसमें प्रेजेंट होता है, मैंने आपको एक बैक्टीरिया के बारे में बताया था जिसका नाम था लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जो एक्चुअली कर्ड में प्रोड्यूस होता है।
सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो पीएच होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा। और एसिडिक पीएच होने से क्या फायदा होगा, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से है ना जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो ये कैन नॉट ग्रो पैथोजेनिक माइक्रोब्स, पैथोजेनिक अदर बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सिम्बायोसिस हो गया ना, एक तरह का प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेजाइना जो होता है वो कवर्ड होता है थ्रू अ परफोरेटेड डायफ्राम से, मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोला मैंने कि वेजाइना जो होता है वो कवर्ड होता है थ्रू हाइमन, एक मेम्ब्रेन से। अब ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए या परफोरेटेड होनी चाहिए। परफोरेटेड का मतलब होता है पोरस, तो ऑब्वियसली कैसे होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो वो सारा मटेरियल जो है डेब्रीज बॉडी से बाहर कैसे आएगी, ऑब्वियसली हाइमन जब कैसा होगा, परफोरेटेड होगा, तो वो ऐसे कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाइमन वेजाइना इज कवर्ड बाय perforated membrane is called as hymen। ठीक है, अब इस हाइमन के बारे में बहुत सारे लोगों के मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि हाइमन जो होता है वो एक्चुअली वर्जिनिटी का सिंबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब कॉपुलेशन होगा है ना, तो कॉपुलेशन के टाइम ये जो हाइमन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि हाइमन ब्रेक होने का मतलब क्या है कि फीमेल जो होती है वर्जिन नहीं है, मतलब वो उसने सेक्चुअली इंटरकोर्स किया है इससे पहले, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब भी अगर मान लीजिए कोई मतलब कैसे बोलेंगे, विग्रेस एक्सरसाइज की जाती है, स्विमिंग जब की जाती है ना, सबसे ज्यादा ये ब्रेक होती है स्विमिंग के टाइम। ठीक है, तो स्विमिंग की जाती है या फिर साइकिलिंग जब की जाती है या हॉर्स राइडिंग जब की जाती है ना, तो जो भी एक्सरसाइज होती है विग्रेस एक्सरसाइज, तो उसमें हाइमन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्ट तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हाइमन इज ए सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की एक गरीबी है कि हम क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा सोच का लेवल बताता है। दिस इज नॉट मैटर ऑफ हाइमन, ये हाइमन की बात ही नहीं है, ये हमारे विचार की, हमारे थॉट की बात होती है ऐसी गंदी। ठीक है, खैर वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हाइमन कभी कभी ब्रेक भी नहीं होती है, तो मतलब काफी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन जो होती है वो इंटैक्ट भी रह सकती है। ठीक है, तो ये चीज होती है हाइमन के बारे में। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या पढ़ाना है मुझे, हाँ फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? आप एक काम करो, फटाफट रिवीजन करते जाओ बच्चे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन, और आपका कोई हैक नहीं करने वाला है, ध्यान रखना। मैं काम करती हूँ, मैं सेकंड वीडियो बना देती हूँ उसका, क्योंकि मुझे बोर्ड अच्छे से साफ करना पड़ेगा, बहुत काला हो गया है। ठीक है, चलो वेट करो सेकंड वीडियो का।